पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज एटम, है ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आपका मैं बता दूं कि आपसे पूछा गया है कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, वैद्युत रूप में कैसा होता है। इलेक्ट्रिकली पूछा है आपसे, वैद्युत रूप में कैसा होता है। न्यूट्रल रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, या कुछ भी नहीं होगा इनमें से, यानी कि धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, बहुत जल्दी से ट्राई कीजिएगा, बहुत पूरे ध्यान से समझदारी के साथ में। हाँ जी, कोमल बिल्कुल रेडी है, तो बस आप यहाँ पर ट्राई करके मुझे बताइए सही आंसर क्या लगता है आप सभी को, कि जो एटम है, एटम आपका क्या रहेगा। ऑनेस्टी क्या कहते हैं, फर्स्ट के लिए थर्ड। अच्छा देखो, एटम के बारे में पूछा हुआ है। एटम ध्यान रखिएगा, ना तो वो रहता है पॉजिटिव चार्ज, ना ही लेकर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव उसमें होते हैं प्रोटॉन्स, और होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स जो कि होते हैं उदासीन। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं एटम की, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव साथ में मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और क्या बनेगा, एक न्यूट्रल बनेगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीन। कितने लोगों ने सही बताया है, चलो काफी कम लोगों ने सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज सोडियम क्लोराइड कंटेन्स। सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक, खाने में बहुत यूज करते हैं, स्पेशली टाटा का नमक। तो इसमें क्या रहता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड से बना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपसे बंध पूछा है कि Na और Cl के बीच में, इनके बीच में जो बंध होता है, जो बॉन्ड जिससे मिलकर ये बना होता है, वो बॉन्ड कौन सा है। जल्दी से ट्राई करके मुझे बताइए। चीकू, चीकू क्या कहते हैं, न्यूट्रल रहता है एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हाँ, प्रकृति बिल्कुल सही बताई है चीकू ने। आंसर बताइए चलिए सेकंड क्वेश्चन का। देखो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये बनता है कब, जब आप इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों का यूज करते हैं, तब जाके सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन आपका नेगेटिव, और ये मिलके बनाता है टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं नमक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो अभी सहसंयोजक बंधों का आपको एग्जाम्पल बताना है। बॉन्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बंध भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, जल्दी से देखिए। KCl, KCl को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। BaO, बेरियम ऑक्साइड। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, या CHCl3। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो आपका कोवलेंट बंधों से मिलकर बना होता है। जल्दी ट्राई करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। देखो गलत होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा, है ना। आंसर मैं आपको बता दूंगी सही, लेकिन पूरा ट्राई करना है, क्योंकि एंड में हम देखेंगे कि आप लोगों ने टोटल में से कितना स्कोर किया, तभी तो पता चलेगा कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस के लिए, यूपी इंस्पेक्टर के लिए और लेखपाल के लिए, तो आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। सो थर्ड के लिए आंसर क्या रहेगा भाई, आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, CHCl3। याद रखिएगा, ये कार्बन जो है सबको पता होना चाहिए, कार्बन अपने 4 बंध बनाता है, तो 4 में से एक जगह अटैच होगा आपका हाइड्रोजन, और बाकी 3 पर आपका ये जुड़ा होता है क्लोरीन के साथ में, और क्या बनाता है, CHCl3। सबको क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनस्टेबल पार्टिकल। निम्न में से कौन सा अस्थिर कण बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अस्थाई। ठीक है, अस्थाई बोल लें, अस्थिर बोल लें, तो कौन सा कण है, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या एटम। बहुत ध्यान से पढ़ना, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या एटम। इनमें से अनस्टेबल कौन है, जो स्टेबल नहीं रहेगा और आपका मुक्त अवस्था में भी नहीं रहेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। ओके देखो अगली बार से मैं आपके लिए जब भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, सभी लोग सुन लीजिए, मैं आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। मैं आपको प्रॉपर तरीके से टाइमर दूंगी कुछ सेकंड्स का, और तब आपको उस दिए गए समय में ही आपको मुझे बताना पड़ेगा सही आंसर। चलिए फोर्थ में आपका रहेगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आपका रहता है अनस्टेबल, सबको याद रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका लेकर आता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन लेकर आता है ऋण आवेश, और एटम आपका कैसा होता है, उदासीन।
सभी को क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। विच वन इज गॉट अफेक्टेड इन केमिकल रिएक्शन? जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हैं, तो उन अभिक्रिया में कौन सी चीज है जो प्रभावित होती है? समझिएगा इस क्वेश्चन को। विच वन इज गॉट अफेक्टेड, प्रभावित होती है, कहने का मतलब है जब रिएक्शंस होती है ना कि ए बी के साथ मिला, कुछ भी बना लो, है ना, कि कुछ ए है जो बी के साथ मिला और इसने मिलके सी और डी बनाया, तो ए और बी का मिलके सी और डी का बनना, इसमें कौन सी चीज है जो बदलती है ना, या तो कम होगी या ज्यादा होगी? तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये सभी हैं? ट्राई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कविता, कोमल, सौरभ, मोनी, ज्योति, प्रीतम, विजय, प्रीतम, हाँ जी, पापिया, विजय, ऑनेस्टी, अंशु, सभी की तरफ से आंसर्स तो आ रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोगों ने यहां मार्क करना है प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में पूछा है ना, तो आप लोग क्या मार्क करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन मार्क करेंगे, राइट? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक काम करिए, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब मार्क करिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, यही तो है जो अपनी संख्या को घटाता है या बढ़ाता है। सही बात हो गई। चलिए अगला देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर डिफाइंड बाय। कोई भी आपके पास तत्व है, आपके पीरियोडिक टेबल का कोई भी तत्व ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी विशेषताएं आप कैसे डिफाइन करते हैं? उसके समतुल्य भार के हिसाब से, उसके परमाणु के भार के हिसाब से, परमाणु के क्रमांक के हिसाब से, या मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, जिसको हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं? भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे, हीलियम आता है दूसरे नंबर पे, है ना, इस तरह से करके लिथियम आता है थर्ड नंबर पे। तो कैसे पता चला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके आपके 118 एलिमेंट्स इस जगह आने वाले हैं? तो कैसे पता चला? चलो, जिन लोगों के आज आंसर्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जब आप प्रैक्टिस कर करके पूरा निखर जाओगे ना, तब आपके आंसर्स बिल्कुल अच्छे आएंगे। अच्छा, आंसर यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर, है ना भाई, जो लास्ट में दी गई है पीरियोडिक टेबल सर हेनरी मोजले के द्वारा। तो हेनरी मोजले ने क्या बोला है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से, राइट? चलो अगला देखो क्वेश्चन। गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट? आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना, दिया हुआ है पेपर में पहले से ही, ये रखा है ना। पूछा है ये किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम का रहेगा, सिंबल होता है Na, ब्रोमीन का रहेगा, सल्फर का होगा, या एल्यूमिनियम का रहेगा? आंसर क्या होगा? देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये समझना है, कुछ नहीं करना इसमें, इसको बिल्कुल याद नहीं करना, बस ये आपको काउंट करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 में ऊपर की जो संख्याएं हैं बच्चों, दोस्तों, ये क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फटाफट से इनको ऐड कर दो, 2 + 2 + 6 + 1 कितना मिलेगा आपको? 2, 2, 4 और 6 और 1 11, 11 मिल गया। अब ये बताओ 11 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो जैसा मुझे याद है सोडियम का रहता है, सही बात है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए गुड, अप्रोक्सीमेटली सभी का आंसर बिल्कुल सही है इस बार, सोडियम Na, वेरी गुड। अगला देखिए, व्हाट इज द एंशिएंट नेम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स? हम जो मनुष्य कहलाते हैं अभी, हम सबका प्राचीन नाम क्या है? हमें पहले बंदर बुलाया जाता था, या चिंपैंजी बुलाया जाता था, होमो सेपियंस के नाम से हम लोग जाने जाते थे, या दोस्तों अकशेरुकी प्राणियों के नाम से हम लोग जाने जाते थे? तो हिस्ट्री में हम लोगों के लिए क्या नाम यूज किया गया है? बताइए, ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? परमंस, रवि, नेहा, प्रीतम, आज काफी सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स आंसर कर रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। स्वागिता, चिकू, ऑनेस्टी, ज्योति, प्रदुम, ओके। देखो सही आंसर है आपका एक ही रहेगा और वो है ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। यही तो जाना जाता है हमारा प्राचीन नाम, है ना। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है लेकिन एक गलत है, राइट, ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है आपके जीव विज्ञान के पोर्शन से कि जब कोई छोटा बेबी होता है उस बेबी का जो जेंडर रहेगा कैसे डिफाइन होता है, कैसे पता चलेगा कि बेबी गर्ल बनने वाली है या बॉय बनने वाला है। तो मदर की प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसकी वजह से कि भाई उनका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कितना रहा है, या फिर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रही है उसके हिसाब से पता चलेगा, या वाई क्रोमोसोम्स आपके कितने आए हैं उससे पता चलेगा, या यहाँ पर ओव्यूलेशन और कॉपुलेशन के बीच में जो गैप रहा है कैसे पता चलेगा। तो सबको याद रखना है कि भाई दो ही तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो जेंडर डिसाइड करते हैं। अगर देखिए जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है एक्स और एक्स का, ये बताता है कि जो बेबी बनेगा वो बनेगा आपका गर्ल, और अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बनता है एक्स और वाई का तो ये बताता है बेबी बॉय बनेगा। तो आप देख रहे हो जो पहला वाला है आपका क्रोमोसोम वो सेम है, लेकिन दूसरे वाला आपका अलग है ना। अगर एक्स के साथ एक्स मिलता है तो गर्ल बनेगा, एक्स के साथ वाई बनता है तो बॉय बनेगा। तो क्या आपका डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम्स की यहाँ पर प्रेजेंस, कि वाई आ रहा है या एक्स आ रहा है, राइट। चलिए बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, और काफी सभी कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही बता दिया है। गुड गुड। ओके देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है विच इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो माता पिता से उनके बच्चों में बिल्कुल मिल सकती है उन्हें विरासत में। पहला आपके पास आंसर रहेगा कि अगर किसी के चिन्ह पे कोई निशान है, कोई स्कार है तो वो बच्चों में आ सकता है, या किसी का जो नोज है वो स्नब है वो बच्चों में आ सकता है, या टेक्निक ऑफ स्विमिंग कि जब भाई किसी के मम्मी पापा को स्विमिंग आती है और वो चीज़ बच्चों में बाय बर्थ आ जाए, क्या ऐसा कभी होता है सोचो। या फिर कट नोज की प्रॉब्लम है जिनकी नाक पे कोई ना कोई निशान होता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो नोज होती है ना वो बाय बर्थ कट होती है ना। आपस में आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में ही उनके टिप के आसपास थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके स्ट्रक्चर में। तो क्या लगता है कौन सा वाला यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा जो पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसे वाले चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सारे एनजीओज़ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ऐसी बहुत सारी संस्था हैं जो ऐसे बच्चों पर काम करती हैं जिनके होठ में या फिर जिनकी नाक में कोई ना कोई विकार रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है, लेकिन बड़ों के थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, राइट। तो इसको याद रखिएगा। देखें आपका अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच पेयर ऑफ ऑर्गन इज नॉट होमोलोगस। अंगों का ऐसा कौन सा यहाँ पर पेयर दिया हुआ है जो समरूप नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द समरूप है ना, इसकी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी आप जब कभी भी पढ़ोगे, या फिर आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ी हुई है 8th में या 9th क्लास में, तो समरूपता आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा। समरूपता में हमें ये समझना होता है कि कुछ जीवों के ऐसे अंग एक से होते हैं जो एक सा काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिएगा कि ह्यूमंस में और छिपकली में मिलने वाले 4 लिम्स, या छिपकली और मेंढक में मिलने वाले 4 लिम्स, बटरफ्लाई और चमगादड़ के विंग्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको मार्क करना है जो समरूपता नहीं दिखाते हैं, ठीक है। नोट पर ध्यान देना, नॉट। तो आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, बटरफ्लाई और बैट के विंग्स जो होते हैं, क्योंकि इनकी समरूपता नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इनका काम भी अलग होता है, राइट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज द हाईएस्ट एफिनिटी। अगर आप आवर्त सारणी देखते हैं हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, जिसमें 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे अधिक एफिनिटी पाई जाती है? एफिनिटी को हम लोग बोल सकते हैं संबुद्धता। तो ये किस में अधिक मिलेगी? ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, आयोडीन में, या क्लोरीन में? सो गाइज आपका टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा आपके पास, आपको बहुत जल्दी से सही आंसर बताना होगा। बताइए भाई, ट्राई कीजिए, ऑप्शन सही क्या रहेगा?
ओके देखो आप लोग जब भी मार्क करेंगे यहाँ पर क्लोरीन याद रखिएगा, क्लोरीन की एफिनिटी सबसे अधिक रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। देखो क्लोरीन आपका आता है हैलोजन ग्रुप में, आपको अगर याद हो तो सबसे आखिर का जो ग्रुप होता है उससे जस्ट पहले आता है 17वें ग्रुप में, है ना। और हैलोजन में आपकी एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं आपके पहले वाले ग्रुप के साथ में, है ना, तभी बहुत सारे यौगिक बनते हैं, तो इनकी एफिनिटी सबसे अधिक रहेगी। सही बात है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जब कोई भी कण आपका धन आवेशित होता है तो आप क्या समझते हैं इससे कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये किसी से लेता है, या प्रोटॉन को खो देता है, या इलेक्ट्रॉन को खो देता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों समझो, अगर हमारे पास मान लो एक कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, जैसे मैं एग्जांपल ले लो सोडियम का, सोडियम पे साइन आता है पॉजिटिव का, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, ठीक है, वो अधिक था उसके पास, तो उसके पास अधिक होने का मतलब क्या है कि वो किसी और को दे सकता है, तो उसने किसी और को उधार दे दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खोने की कैपेसिटी होगी, ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात हो गई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, आइसोबार्स कंटेन्स, आइसोबार्स में बच्चों क्या होता है, तो दोस्तों आइसोबार का मतलब है समभारिक। समभारिक की क्या विशेषताएं होती हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। देखो कुछ आप लोगों को चीजें याद रखनी है, जैसे कि आइसोटोप्स होता है, आइसोबार होता है, और आइसोन्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सब मैं आपको क्या करूंगी, क्लियर करा दूंगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइसोबार्स में क्या होता है बताइए। आइसोबार्स में बिल्कुल, अच्छा बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं, सही आंसर आपका रहेगा आइसोबार्स ऐसे वाले यहाँ पर होंगे जिनका एटॉमिक वेट होता है बराबर, यानी कि उनका भार बराबर रहेगा। समान भार वाले समभारिक कहलाएंगे, तो नाम से पता चल जाएगा, और उनका जो परमाणु क्रमांक है वो रहेगा अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। राइट हो गया, ठीक है, सब लोगों ने मार्क किया। चलो अगला देखो क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज इक्वल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं। नाइट्रोजन सिंबल क्या होता है, एन, हीलियम He, हाइड्रोजन या कार्बन। सो बच्चों बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि किसका परमाणु भार और क्रमांक होता है बराबर। ओके तो सब लोगों ने मार्क किया है, तो भाई एक ही आंसर है हाइड्रोजन। याद है आवारा तत्व, भाई पूरे पीरियोडिक टेबल का एक ही आवारा एलिमेंट है और वो है हाइड्रोजन, जिसे आज तक भी फिक्स नहीं कर पाया कोई भी साइंटिस्ट कि ये मेटल होगा या फिर ये नॉन मेटल होगा। इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इसको हमेशा क्या लिखेंगे, 1H1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार दोनों ही बराबर पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये रखा जाता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, राइट। चलिए अगला देखें क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज, केमिकल नेम क्या होता है क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज क्या होता है, तो पहले ये पता आपको होना चाहिए, तभी तो बताओगे उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, सब लोग पहनते हैं घड़ियां, सब लोग वॉच पहनते हैं अपने रिस्ट में, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा रिस्ट वॉच में जो कांच लगा होता है ना, वो बेसिकली कांच नहीं होता प्योर, वो क्वार्ट्ज का बना होता है। तो ऐसा मटेरियल जो दिखने में तो होता है आपके कांच की तरह, लेकिन अनब्रेकेबल होता है, मतलब टूटेगा तो बहुत जल्दी नहीं टूटेगा, बहुत मुश्किल से टूटेगा। तो बच्चों ये क्या होता है, ये क्वार्ट्ज का आपका बना होता है। केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम फास्फेट, सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताइए। और यहाँ पर मुझे चीकू, रविरंजन, मोहम्मद इकबाल, योगेंद्र, अर्जुन, गौरी, कविता बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स कर रहे हैं कि सही आंसर रहेगा सोडियम सिलिकेट। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है सिलिकेट। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि भाई दिखने में कैसा है, कांच की तरह ना, तो सिलिका तो डेफिनेटली उसमें होगा, ठीक है। तो कभी आराम से बात करेंगे क्वार्ट्ज के ऊपर कि क्वार्ट्ज में और
कांच में यानी कि ग्लास में मेन डिफरेंस क्या होता है और ये बनते कैसे कैसे हैं, राइट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर एलिमेंट, निम्न में से कौन सा तत्व है जो काफी मामूली सा समझ लो, या फिर माइनर का मतलब है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, या फिर निम्न स्तर का हम समझ सकते हैं। तो कंपैरिजन करके हमें बताना पड़ेगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या दोस्तों सोडियम है। ठीक है, ध्यान से बताना माइनर कौन सा माना जाएगा। आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर सी है ना, हाइड्रोजन, ये है निम्न स्तर का, सही है। विकास, कविता, प्रीतम, पूजा, रूबी, रुचिता, सभी की तरफ से आंसर सारे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब ये बहुत ही बेसिक और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस क्विज में कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया है? फर्मी के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, ये जे चैडविक के द्वारा। अब जे चैडविक कौन है? तो इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो किसके द्वारा न्यूट्रॉन्स की खोज की गई है? तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूट्रॉन्स को लेकर, दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी पूछ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्रोटॉन के लिए भी बन सकता है और अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी बन सकता है। तो हमेशा तैयार रहना है इन सब तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ये सब किसके द्वारा खोजे गए, कब खोजे गए और एक्सपेरिमेंट कौन सा किया गया था इनकी खोज को लेकर। ठीक है, सब चीजें हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल। और चीकू मुझे एक ट्रिक बता रहे हैं साथ में आज, अच्छा है। चलो, ईंट पर नाच, बिल्कुल सही बात है। जेम्स चैडविक आपको याद रखना है, इनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। न्यूट्रॉन क्या है भाई? एटम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि उदासीन रहता है और कहाँ रहता है? एटम के नाभिक में होता है प्रोटॉन के साथ, हमेशा प्रोटॉन के साथ ही जुड़कर ये रहता है, अकेले कभी नहीं रहेगा, राइट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्हाट कैन बी द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एनी एटम। किसी भी परमाणु का प्रभावी त्रिज्या क्या हो सकती है? ध्यान से देखिएगा, 10⁻⁻4 मीटर, -6 मीटर, -15 मीटर या -10 मीटर। तो सभी में सिर्फ पावर का खेल है, घात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि क्या है, फिर आराम से हो जाएगा। फटाफट से ट्राई करके मुझे बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट ड्रॉप करिए, बहुत जल्दी से आप मुझे कमेंट ड्रॉप करिए कि गिवन क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या रहेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? थोड़ी सी हेल्प मैं करूंगी यहां पर आप लोगों की। देखिए, आप लोग जब इसका आंसर बताएंगे तो आप जाएंगे यहां पर डी के साथ में, है ना, -10 मीटर। अब आपको याद दिला दूं, ये आपको वैल्यू एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकती है। अभी मीटर में लिखी है ना इसकी त्रिज्या, ये आपको एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी त्रिज्या मीटर के साथ साथ एंगस्ट्रॉम में भी आपको मार्क करनी पड़ सकती है। दोनों का रिलेशन आपको याद रखना है कि 10⁻⁻10 रहते हैं आपके 1 मीटर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं नीरी, ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट से ट्राई करके मुझे बताओ। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर या बेंगलोर, जिसको हम लोग बंगलौर यहाँ पर पहले बोलते थे, तो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल 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 बताइए जल्दी से ट्राई करके। तो बच्चों आंसर रहेगा आपका नागपुर। नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नागपुर में, राइट। चलिए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट शिखर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बोनस आयर्स में, जेनेवा में, वाशिंगटन में या रियो डी जेनेरियो में? कहाँ पर सबसे पहली बार इसको एक तरह से हेल्ड किया था, है नहीं, इसका सम्मेलन जो था वो आपका हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? देखो, ये आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो में। और कब हुआ था? 1992 में। ये काफ़ी खास आपका ईयर है, तो इसको याद रखिएगा। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहली बार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, राइट। तो इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाईएस्ट न्यूट्रिशन लेवल इन इकोसिस्टम इज, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक पोषण स्तर कौन सा होता है? शाकाहारियों का, मांसाहारियों का, सर्वाहारियों का या डिकम्पोजर्स का? डिकम्पोजर्स को हम लोग बोल सकते हैं अपघटक, जो डिकम्पोज करते हैं, है ना, अपघटक। तो जो डिकम्पोज करते हैं बच्चों, आज ज़्यादा ही यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताओ। ओके तो सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशन लेवल कौन सा होता है? देखो पिरामिड याद रखना है, आप सब अपनी क्लासरूम में ही पिरामिड पढ़ते होगे कि सबसे पहले हमारे होते हैं शाकाहारी, है ना, जो शाक सब्जी खाते हैं सिर्फ, फिर हमारे होते हैं यहाँ पर मांसाहारी, और फिर हमारे होते हैं सर्वाहारी। ठीक, तो सर्वाहारी हमारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ कंज्यूम कर जाते हैं, है ना, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, तो सबसे अधिक लेवल उसी में मिलेगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ओमनीवोरस। कितने लोगों ने मार्क किया है? क्या बात है, बहुत लोगों ने बताया है। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ड्रग वाज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वल्चर्स। तो दोस्तों आप लोगों ने गिद्ध देखी है? अब तो बहुत कम देखने को मिलती है, पहले बहुत अधिक मिलती थी, कि जो वल्चर्स होती हैं उनकी जटिलता के लिए किस चीज़ को जिम्मेदार पाया गया है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, गिद्धों की जटिलता का मतलब है कि इनको सरवाइव करने में दिक्कत होने लगी थी। वल्चर्स पहले बहुत अधिक मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। बाहर ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसे ड्रग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे जिसकी वजह से इनकी संख्या में कमी आ गई। तो वो कौन सी दवाइयाँ थी, वो कौन से ड्रग थे? डाइक्लोफिनॉक्स सोडियम, क्लोरोक्विन, एस्पिरिन या पेनिसिलिन? क्या सही रहेगा? ट्राई करके बताएगा कोई मुझे? आज़ाद यादव मुझे बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। योगेंद्र का आंसर गलत हो गया है, रवि का आंसर बिल्कुल ठीक है, सुगंधा का आंसर भी बिल्कुल सही है, कविता का आंसर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा डाइक्लोफिनेक्स सोडियम। वेरी गुड गाइज। तो अब एक काम करेंगे, फटाफट से आप लोग स्कोर को काउंट करो और स्कोर को काउंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं ज़रूर आपके कमेंट बॉक्स के जो कमेंट है वो चेक कर लूँगी। आपका शेड्यूल मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। और इसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे PDF सेक्शन पर, जहाँ पर आपको PDF मिलेगी, तो टेलीग्राम का ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है ना, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। और ग्रुप क्या है आपका? साइंस विद नेहा उष्टवाल मैम, साइंस विद नेहा उष्टवाल मैम। तो पब्लिक ग्रुप है बच्चों, आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपका जो PDF है कल का और आज का मैं यहाँ पर आपका अपलोड कर दूंगी, देन आप उसके आंसर्स अच्छे से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे बता देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। और कल वापस से मेरे से मिलना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कल मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। अपन लोग कल मिलते हैं, ठीक है, नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।